वंदे मातरम। नमस्कार। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। सबके शुभ की कामना, सबके कल्याण की इच्छा। कुछ इसी भावना के साथ, कुछ इच्छी कामना के साथ में हर रोज सूरज निकलता है हमारे जीवन में उजियारा फैलाने के लिए। हमारे दिन की शुरुआत होती है और हम अपने अपने कामों में व्यस्त होते हैं और उससे पहले अपने इष्ट देव को नमन करते हैं। कहीं ना कहीं यही प्रकृति के साथ इंसान का एक गहरा मिलन होता है। जी बिल्कुल। और इसी सुंदरता को आगे बढ़ाते हुए, इसी सकारात्मक दिन को आगे बढ़ाते हुए दूरदर्शन राजस्थान की प्रस्तुति अलबेलो राजस्थान में हम आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं। मैं हूं शालू आपके साथ और मैं इस समय गौरव शर्मा। स्वीकार कीजिए हम दोनों की तरफ से नमस्कार। आज के हमारे इस कार्यक्रम में हम आपको बहुत से ऐसे मेहमानों से मुलाकात करवाते हैं जिनसे हम कुछ सीखते हैं, कुछ उनकी सुनते हैं, कुछ अपनी बात कहते हैं। लेकिन आज के हमारे इस कार्यक्रम में हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिनको अगर यूं कहें कि संवैधानिक पद के साथ में उनकी खुद की शख्सियत इतनी बड़ी है। एक शिक्षक से लेकर राजनेता और एक राजनेता से लेकर के विधानसभा के अध्यक्ष पद तक का जो लंबा सफ़र उन्होंने तय किया है, कहीं ना कहीं उन्हीं के बारे में हम बात करेंगे। और आप समझ ही गए होंगे कि आज के हमारे इस कार्यक्रम में हमारे साथ कौन उपस्थित हैं। हमें बहुत खुशी है आपको ये बताते हुए कि आज के हमारे इस कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद हैं माननीय श्री वासुदेव देवनानी, अध्यक्ष राजस्थान विधानसभा। सर, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन हमारा कार्यक्रम अलबेलो राजस्थान में। बिल्कुल। और हम हमारे दूरदर्शन परिवार के लिए, हमारे दर्शकों के लिए आज का दिन बहुत विशेष है, क्योंकि ना सिर्फ ये एक चर्चा होगी बल्कि हमें सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, जानने को बहुत कुछ मिलेगा। क्योंकि हर व्यक्ति का अपना एक इतिहास होता है, अपना एक संघर्ष होता है, अपना एक अनुभव होता है। और छात्र जीवन से लेकर के आज इस यहाँ तक, इस मुकाम तक पहुँचने के बीच क्या कुछ चुनौतियाँ आती हैं, किस तरह से आपने अपने लिए, समाज के लिए, देश के लिए, राजस्थान के लिए क्या कुछ नया किया है, हम वो बहुत सारी बातें करेंगे, जानेंगे और सर से सीखेंगे। जी, लेकिन आपके संवैधानिक पद, आपके संवैधानिक उत्तरदायित्व और भविष्य की योजनाओं को जानने से पहले और उस पर कुछ बात करने से पहले हम सबसे पहले आपके बारे में जानना चाहेंगे। कहाँ बीता आपका छात्र जीवन और युवावस्था? कहाँ से आपके सामाजिक और राजनीतिक जीवन की शुरुआत हुई? पिताजी, जब देश का विभाजन हुआ जी, तो विभाजन का दंश सहते हुए सिंध से सीधे अजमेर आए और वहीं मेरा जन्म हुआ जी। और जन्म के बाद जो वहाँ से आए थे तो बिल्कुल एक गरीब परिवार, जिनके पास कोई रोज़गार भी नहीं था। उन्होंने पोस्ट ऑफिस में नौकरी शुरू की और एक बहुत ही किराए के 5 रुपए के मकान में, जहाँ बिजली भी नहीं थी जी, उससे रहना शुरू किया। और धीरे धीरे फिर वहाँ पे प्राइमरी एजुकेशन मेरा अजमेर में मोती कटला स्कूल है, वहाँ से शुरू की जी। फिर आगे बढ़े तो उस समय हायर सेकेंडरी रहता था, वो मैंने तोपदड़ा स्कूल और बाद में जवाहर स्कूल से अध्ययन किया। और घर पे बिजली न होने के कारण मैंने 10वीं की परीक्षा भी एक बगीचे की लाइट से मैंने पढ़ना शुरू किया। सुबह 4 बजे उठ के पहुँचते थे और वहीं फिर पढ़ना शुरू किया। उससे मैं परीक्षा दी और हायर सेकेंडरी में मैं स्कूल का टॉपर बना जी। जिसके आधार पे पिताजी की इच्छा थी कि मैं डॉक्टर बनूं। लेकिन मेरे चूँकि कुछ अनुभव ऐसे थे कि डॉक्टर में तो नहीं जा गया, लेकिन मेरी गणित में रुचि होने का मैं इंजीनियर बना जी। और इंजीनियरिंग के लिए पैसे वगैरह नहीं थे। तो उस समय तो पूरे राजस्थान में केवल 240 सीटें होती थी, 120 पिलानी में और 120 जोधपुर में जी। तो दोनों में एडमिशन हो गया था। तो मैंने जोधपुर में अपने बी के में एडमिशन लिया जी। और उस समय 5 साल का कोर्स होता था, वह मैंने पढ़ाई शुरू की और 5 साल में पूरी करके जीवन के मिशन पे निकला कि क्या किया जाए। बहुतों के स्वप्न होते हैं कि मैं इंजीनियर बनूंगा और आगे ये करूंगा। तो मैंने प्रारंभ में इंजीनियरिंग की नौकरी शुरू की जी। लेकिन 6 महीने का अनुभव बहुत अच्छा नहीं रहा। जो गवर्नमेंट जॉब के हालत होते हैं, जी। मतलब एक ईमानदारी के साथ काम करना मुझे लगता है कि वहाँ संभव नहीं था। और फिर राजनीतिज्ञों की हर साल ट्रांसफ़र के समय उनके पीछे चक्कर काटो, तो मैंने एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में एक शिक्षक बना जी। और उदयपुर में एक विद्या भवन रूरल इंस्टीट्यूट था, पॉलिटेक्निक कॉलेज के नाम से जाना जाता है। उसमें लोएस्ट पोस्ट, जहाँ पहली तनख्वाह केवल 360 रुपये थी जी जी, वह मैंने वहाँ से अपना करियर शुरू किया। फिर धीरे धीरे वहाँ लेक्चरर बना, फिर HOD बना और फिर अंतिम वहाँ पे 10-12 साल प्रिंसिपल के रूप में भी किया। वहाँ भी मुझे काम करने का एक अच्छा मौका मिला।
जब मैंने वहाँ प्रारंभ किया, एक ही ब्रांच थी केवल सिविल इंजीनियरिंग जी और उसमें 5 ब्रांचें जब मैंने छोड़ा जी वह मैं बना करके आया बिना गवर्नमेंट एड के। विशेषता ये थी, फैकल्टीज तो खुलती रहती हैं गवर्नमेंट एड से, लेकिन एडेड था तो गवर्नमेंट नहीं थी, तो भी अपने वहाँ पे किस तरह से कॉलेज में उपलब्ध संसाधनों से हम कॉलेज की आय पैदा कर सकते हैं उससे शुरू किया। जो मेरे पास ग्रामीण विकास का भी वहाँ पे प्रोजेक्ट था जी तो मैं गांव में जाता था तो मुझे एक बहुत ही छोटा सा उदाहरण 1 मिनट का दूंगा जी वहाँ पे मुझे महिलाएं गांव में घट्टी पीसती हुई देखी। उस घट्टी में इतनी मेहनत लगानी पड़ रही थी उनको, तो बड़ा कठिन लगा। सोचा कि इसके लिए कुछ किया जाए। जी अपने वर्कशॉप में आकर के एक बॉल बियरिंग को डेवलप किया, उन दोनों पार्टों में लगा करके उनकी उस परिश्रम को सरल बनाया। तो फिर उनका काम तो बहुत आसान हो गया होगा। तो और बहुत आसान हो गया। इसमें फिर और एक कठिनाई उन्होंने बताई, कभी उनको जो आटा है या कोई चीज़ है पीसते हैं तो कभी मोटा चाहिए कपड़ा चाहिए, फिर उसका तो कुछ सोचा, एक स्प्रिंग बना करके दोनों पार्टों के बीच में लगा दी। तो यह आज 35-40 रुपए में हमने कई हजारों घरों पे इसको उपलब्ध कराया। तो मुझे मन को एक संतोष हुआ कि मैं अपने ग्रामीण क्षेत्र के गरीब लोगों के लिए भी कुछ मैं कर सकता हूँ। इस नाते फिर इंजीनियरिंग की और उस दौरान फिर धीरे धीरे मैं बचपन से ही सामाजिक संगठनों, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संपर्क में आया। जी लगभग उसमें मेरी उम्र उस समय 10 साल की होगी। उसमें शाखा जाना और काम करते रहना उनका और समाज का, यहाँ से मेरे कैरियर की शुरुआत हुई। बिल्कुल। और उस दौरान मेरे पॉलिटेक्निक को पूरे उत्तरी भारत का सर्वश्रेष्ठ पॉलिटेक्निक बनाने में मुझे बहुत बधाई मिला। निश्चित रूप से ये सभी के लिए प्रेरणा की बात हो सकती है। जी बिल्कुल। और जब हम बात करते हैं, जो हमने पहला प्रश्न सर से पूछा उसमें यही सीख मिली कि यदि व्यक्ति के अंदर एक विजन हो, इनोवेशन हो और यदि वो कुछ अच्छा करना चाहे तो वो किसी भी उम्र से शुरुआत कर सकता है। और जैसा कि सर ने बताया कि आपने बताया कि आपने एक सरकारी नौकरी छोड़ करके एक उस पद से अपनी शुरुआत की और आपने उस ग्रामीण क्षेत्र का विकास किया, तो अपने आप में हम सब के लिए सीखने की बात है। जैसा आपने बताया कि आपने बियरिंग लगाया, स्प्रिंग लगाया, तो कहीं ना कहीं इनोवेशन, क्रिएटिविटी, उसके साथ साथ में एक लीडरशिप क्वालिटी भी आपके अंदर शुरू से ही रही होगी, क्योंकि जीवन में आगे बढ़ना हो, चाहे वो राजनीति का क्षेत्र हो या वो व्यक्तिगत हो, लीडरशिप बहुत ज़रूरी होती है। कब छात्र वासुदेव से लेकर के राजनीतिज्ञ वासुदेव देवनानी जी का जो लीडरशिप क्वालिटी का जो सफ़र था, कब आपको ऐसा एहसास हुआ कि हाँ आप इसमें आगे बढ़ सकते हैं? मैंने कभी राजनीति के बारे में सोचा भी नहीं जी। समाज का काम करना और शिक्षा क्षेत्र में कुछ उपलब्ध करना, ये मेरा हमेशा सोच रहा और प्रयत्न रहा। इसलिए ये ज़रूर एक बार हम बैठे थे, क्योंकि संघ के काम करते करते जब कॉलेज में आया तब मैंने विद्यार्थी परिषद का साथ जुड़ा। जी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है, उसके धीरे धीरे स्टेट से शहर से लेकर के मैं प्रांत के स्तर का लगभग 30 वर्ष मेरा जीवन विद्यार्थी परिषद में जीता। तो वहाँ एक लीडरशिप की बात, स्वयं गुण और व्यक्तित्व विकास मैं पाठ्यक्रम में कराता था जी। और बच्चों में किस तरह से समाज के प्रति भाव जगे, उसके लिए एक छोटा सा मैंने प्रयोग भी किया जी। कि मेरे इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज के जो विद्यार्थी थे उनको मैं उदयपुर की सबसे बड़ी जो पिछली तहसील है कोटड़ा, वहाँ मैं उनको ले गया और ले जा करके उनको स्वतंत्र छोड़ा कि तुम एक 2 ग्राम में चले जाओ और अगले दिन शाम को लौटना जी। उस पर जो कुछ मिलता है वही खाना, जैसे वो सोते हैं वैसे सोना। क्या बात है। तो एक रात उन्होंने उनके साथ बिता के जब अगले दिन लौटे, उसके बाद उनकी आंखों में आंसू थे। उनका ये गरीबी है क्या? वहाँ पे हाईएस्ट ये था कि आपको बीमारी हो जाए तो खाट पे ही शहर लाना पड़ता था, और जो कोई स्पेशल गेस्ट चला जाए तो प्याज पानी में उबाल करके वो उनको मेहमानों को खिलाते थे जी। तो मुझे उन डॉक्टर इंजीनियर को लगा संवेदनशीलता क्या होती है, वो उनमें मन में भाव आया। उस वजह से कुछ लोग गांव में जाने लगे, प्राचीन देह पढ़ाई के बाद भी जुड़े। तो मुझे लगता है वह एक प्रयोग सामाजिक काम के तरीके मेरे लिए आगे रखा। और विद्यार्थी परिषद में रहते हुए तो ऐसे बहुत सारे किया, जैसे 6 दिसंबर बाबा साहब अम्बेडकर के पुण्यतिथि पर हम लोग सामाजिक समरसता का कार्यक्रम करते थे जी। ऐसी बस्ती में जाना, उनके साथ भोजन करना, उनके साथ रहना, तो एक प्रकार का वह समाज भी हमारा है जिसकी आजकल बहुत चर्चा होती है बाबा अम्बेडकर की। हमें वहीं से उसका संस्कार था कि वह 14 अप्रैल उनका जन्मदिन तो मनाते ही थे, लेकिन यह भाव सामाजिक समरसता का वहीं से ऐसे कई चीज़ें की। जैसे कोई मेधावी छात्र रहते थे, उनका अभिनंदन का कार्यक्रम, शाम को जब परीक्षाएं आती थी तो निःशुल्क कोचिंग कक्षाएं, उसका आयोजन किया।
इस प्रकार का उसके माध्यम से छात्र जीवन में, शिक्षा जीवन में बहुत कुछ करने का अवसर मिला। वो मैंने अपने उस कार्यकाल में लगभग 30 वर्ष तक नगर से लेकर के प्रांत के अध्यक्ष तक की यात्रा रही, जिसे पूरे राजस्थान में आगे रहा। फिर चूँकि चुनाव जब छात्र संघ के होते हैं जी, तो उसमें लोगों का चयन भी करना पड़ता है जी। मुझे खुशी है कि आज जो वर्तमान में हमारे पार्टी के अंदर चाहे विपक्ष में जो कोई नेता हैं, उनके उस समय चयन करने का भी मुझे अवसर अवसर उसमें कालीचंद सराफ हो सकते हैं, भूपेंद्र यादव हैं, गजेंद्र सिंह जी शेखावत हैं, यहाँ तक हमारे सीपी जोशी भी उस समय उदयपुर से चुनाव लड़े, दीपेंद्र सिंह शेखावत यहाँ पे अग्रवाल कॉलेज से लड़े। इन सब के साथ वहाँ रहने और इस सारी प्रक्रियाओं का एक सहभागी होने का भी अवसर मिला। तो उससे लीडरशिप उल्टा लोग तैयार करना, यानी हम सोचते थे लोगों को तैयार करो, स्वयं लीडर बनने की तुलना में एक लीडरशिप तैयार हो। तब तक मुझे नहीं पता था कि मैं कोई इस जगह आऊँगा। मुझे केवल सामाजिक काम करने का शौक़ था, वह मैंने पूरा करते गए। और छात्रों के बीच में रहने का लीडरशिप फिर अपने आप ही होते हैं। छात्र संघ के चुनाव भी होते हैं, गतिविधियाँ भी होती हैं, कार्यक्रम भी होते हैं, तो उसमें लगातार हम लोग करते रहे। और जिसका परिणाम था कि उधर तो टीचिंग, तो मैं हमेशा ये अनुभव करता था कि मेरे में ऊर्जा का संचारण युवा पीढ़ी के कारण आ रहा है। अच्छा। कॉलेज के अंदर भी युवाओं के बीच में और विद्यार्थी परिषद में युवाओं के बीच में, तो चारों ओर जो युवाओं का वातावरण रहता है, उससे मेरे को नई ऊर्जा और नई प्रेरणा हमेशा मिलती रही जी। उस समय एक घटना जरूर हुई जी। तभी हम विद्यार्थी परिषद में अधिवेशन होते थे जी। तो उसमें देश भर में भी जब राष्ट्रीय अधिवेशन होते थे, जाने का, मुझे भारत भर का एक जाने का अवसर भी मिला। लेकिन जब हम लोग अधिवेशन करते थे, प्रस्ताव पारित करते थे, तो लोग मेरे से पूछते थे कि हमेशा प्रस्ताव ही पारित करोगे या कभी हमारी ये चीज़ें एग्जीक्यूट भी होंगी? तो पूछते थे तो बड़ा लगता है, लेकिन पता नहीं मजाक में या उसे संयोग से निकला कि कभी अपन शिक्षा मंत्री बनेंगे और इस सारे प्रस्तावों को पूरा कराएंगे। यानी कहीं ना कहीं अनजाने में ये तो बात अनजाने में निकली निकला। दूसरा अनजाने कई बार कॉलेज में निकला कि जब मैं शुरू में लेक्चरर बना तो सोचता था कि अच्छी शिक्षा क्यों नहीं हो सकती है, परिवर्तन क्यों नहीं आता। फिर कहा कि तो प्रिंसिपल है, उसके वही सब कुछ होता है, इसीलिए आगे नहीं बढ़ रहा है। फिर मैं प्रिंसिपल भी बना। जब प्रिंसिपल बन के ध्यान आया कि सारी चीज़ें तो सरकार से तय होती है, शिक्षा मंत्री तय करता है, और संयोग से शिक्षा मंत्री बनने का भी अवसर मिला। तो मैं लगा लाइफ की दोनों साइड से यह कुछ योग बना, संयोग बना, ईश्वरीय उसकी कृपा कहें, उसके आधार पे जीवन आगे चलता रहा और मैं आगे, भगवान मुझे बढ़ाता रहा। जी, आपने चर्चा की कि आप शिक्षा मंत्री के रूप में आपका कार्यकाल रहा, क्योंकि हमें याद है कि शिक्षा मंत्री के रूप में आपके जो कदम आपने उठाए वो बड़े अभिनव कदमों के रूप में पहचाने गए। आपके पूरे राजनीतिक जीवन के बारे में अगर हम नज़र डालें तो आप पूरी तरह से भारतीय संस्कृति के समर्थक और संरक्षक की तरह से आपकी एक पहचान है। सर, कैसे कह सकते हैं कि हमारे इन सांस्कृतिक मूल्यों के साथ भारत विश्व पटल पर अपना स्थान, एक अलग स्थान बना रहा है या बना सकता है? इसमें मूलतः शिक्षा के बारे में स्पष्टता रहनी चाहिए। जी। हम बच्चों को शिक्षा क्यों देते हैं? केवल का अक्षर ज्ञान कराना या केवल आजीविका के लिए कहीं उनको अच्छी नौकरी मिल जाए उसके लिए देना या कुछ और? तो उसमें ध्यान आया कि हम हमारे भारतीय जीवन मूल्य भी हो, भारतीय संस्कृति हो, और मेरा बालक भारत के प्रति गर्व की अनुभूति भी कर सके। जब ये बना, तो जब शिक्षा मंत्री बना तो उसमें ये था क्या करें, तो ध्यान में आया कि हम जो पढ़ा रहे हैं, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बैट, सी फॉर कैट। मैंने कहा बैट और कैट का तो ज़माना गया, तो उसका फिर परिवर्तन किया कि ए फॉर अनंत, बी फॉर भारत, सी फॉर कंप्यूटर। तो उसमें कंप्यूटर भी आ गया, भारत भी आ गया, और विश्व की एक वसुधैव कुटुंबकम का भी भाव उसमें आ गया। जी। और जब हिंदी में क ख पढ़ा रहे हैं, क से कबूतर, ख से खरगोश, ग से गधा, तो मैंने कहा ये ठीक नहीं है। तो उसे परिवर्तन किया, क से कंप्यूटर, ख से खगोल, ग से गणेश। इस प्रकार के परिवर्तन से बहुत ही बढ़िया, बहुत ही मुझे मौका मिला तो मैंने किया। फिर जब आगे पाठ्यक्रमों की बात आई तो मुझे लगा कि यह जो पाठ्यक्रम बनाए गए हैं, यह आज़ादी के बाद परिवर्तन होने चाहिए थे, लेकिन हम उसी मैकाले की शिक्षा को ही आगे बढ़ाते रहे, जिसके कारण से बच्चों में केवल मुझे पढ़ना और पढ़ करके कहीं ना कहीं कुछ बनना, यहीं तक भाव है। उस भाव को कैसे चेंज किया जाए, तो यहाँ के इतिहास को मैंने टटोला। उसमें ही बताया गया था कि अकबर महान का पाठ जब मैं पढ़ता था तब भी होती थी पीड़ा, और जब वो बना तो उसे लगता था। तो सबसे पहले शायद भारतवर्ष में अकबर महान के पाठ को हटा के प्रताप महान का पाठ मैंने जोड़ा, और केवल वहीं तक सीमित नहीं रही, लगभग 200 से अधिक
वीर और वीरांगनाओं के पाठ मैंने उसमें जोड़े। क्यों, अब तक शायद इतिहास में एक ही परिवार या एक ही विचार का ज़्यादा उसमें योगदान था, वो रहे, लेकिन उसके साथ इन एडिशन हमने महापुरुषों का वीर दुर्गादास राठौड़ से लेकर के और भगवान महावीर, बुद्ध, ऋषि दयानंद, इनको भी जोड़ा। किसी भी वर्ग के, महाराजा सूरजमल को जोड़ा। ऐसा कोई नहीं रहा कि किसी कारण हमने छोड़ा हो। वो जब पाठ्यक्रम जोड़ा उसके कारण से थोड़ी सी खलबली भी मची और मुझे कुछ लोग कहने लगे कि आप तो भगवाकरण कर रहे हो, और मैंने कहीं छुपाया नहीं, मैंने कहा हाँ कर रहा हूँ जी, बोल्डली रहना चाहिए। और उसका तात्पर्य, भगवा का अर्थ है त्याग और समर्पण। यदि त्याग और समर्पण का भाव भारत के बच्चों में या राजस्थान के बच्चों में नहीं लाएंगे तो आखिर किन में लाएंगे जी। तो इस प्रकार के करते करते कुछ परिवर्तन भी किए। विज्ञान है, विज्ञान में भी जब तक आर्यभट्ट को, भास्कराचार्य को, कणादि को, इनको नहीं पढ़ाओगे तो हम केवल वो जो हमको 70 साल पहले जो 150, 200 या 1000, 1200 साल की जो गुलामी की चीज़ें पढ़ाते थे, वह चीज़ें ही हम पढ़ते रहे। उसके कारण मन के अंदर मेरा भारत महान, ये हम कहते तो हैं, लेकिन भारत महान की अनुभूति हम उसको कैसे कराएं, यह पाठ्यक्रम के माध्यम से कराने का प्रयास किया। फिर उसके बाद सिस्टम को भी चेंज करना पड़ा। ये तो संस्कृति की बात है। सिस्टम में भी ये नहीं कि हम केवल पुरानी चीज़ों को पढ़ाएंगे, लेकिन देश की चीज़ को युगानुकूल बनाना, युग की चीज़ को देशानुकूल बनाना, उसके आधार पे हम आगे बढ़े। तो फिर धीरे धीरे परिवर्तन और सिस्टम को भी चेंज किया जी। जैसे मुझे ध्यान है, जब मैंने ये नहीं केवल हम इसी आधार पे बढ़े, तो आज कंप्यूटराइजेशन का युग है जी। मेरे यहाँ व्यवस्थाएं पूरी ठीक थी, इवन टीचर कहाँ पढ़ा रहा है किसको नहीं पता, वो एक पोथी थी उसमें ट्रांसफर कर, तो उसके कारण शाला दर्शन, शाला दर्पण, इसकी सारा कंप्यूटराइजेशन सिस्टम का किया। मैं समझता हूँ आज भी टीचर भी उसको याद करते हैं और सिस्टम को भी बहुत बड़ी सरलता, और वो काफी लाभकारी साबित हुआ है वो शाला दर्पण का जो पोर्टल है जी। और दूसरा, कई बार सुनते थे कि भ्रष्टाचार पोस्टिंग में इत्यादि बहुत होता है, तो फिर सिस्टम निकाला, काउंसलिंग सिस्टम, जो आज भी पिछले 5 साल दूसरी पार्टी के लोग भी उसको हटा नहीं पाए, जिसके कारण से सबको अपना हक मिलता गया। बिल्कुल सर। कि जो मेरिट से है उसका मिलेगा, परित्यक्ता है, विधवा है, उस महिला को प्रायोरिटी मिलने लगी, कोई उसमें कैंसर पीड़ित है या बुजुर्ग है उसको एक अलग रखी। तो एक सिस्टम को चेंज करने, अलग मेहनत तो करनी पड़ती है, लोगों का सहयोग भी लेना पड़ता है, वो सब मिला मेरे को, जिसके कारण से हम पाठ्यक्रम केवल तक सीमित नहीं रहे, साथ में सिस्टम को भी आगे कैसे ठीक किया उसको करने का। तो कहीं ना कहीं ये सीखने को मिल रहा है कि जब हम शिक्षा की बात करते हैं तो जैसा कि सर ने बताया कि वो केवल अक्षर ज्ञान नहीं है बल्कि अनुभूति भी है। और जब हम कहते हैं मेरा भारत महान, तो वो सिर्फ एक नारा नहीं है बल्कि वो अनुभूति होनी चाहिए, वो एक एक्सपीरियंस होना चाहिए। और लगातार जैसा कि सर कर रहे हैं, इनोवेशन ला रहे हैं, नयापन ला रहे हैं, और कहीं ना कहीं बहुत आवश्यक है हम सब के लिए सर आपसे ये सीखना कि किस तरह से आसपास जो हम देखते हैं उसकी अनुभूति भी करें और साथ में उसमें नवाचार भी लाएं और उसमें एक अलग भाव भी लेकर आए। सर जैसा कि आपने संस्कारों की बात की, आपने कहा किस तरह से आपने हर चीज़ ट्रांसपेरेंटली करी। कहीं ना कहीं जब गुरु बनते हैं या जब विश्व गुरु बनने की बात करते हैं तो ये छोटी छोटी क्वालिटीज़ हैं जो हर क्षेत्र में इनकी आवश्यकता पड़ती है। आपके क्या विचार है? भारत अब विश्व गुरु बनने जा रहा है, एक अलग पहचान रखता है, किस तरह से आगे आने वाले समय में भारत पूरे विश्व को एक नई दिशा दिखा तो रहा है, किस तरह से और बेहतर बनाएगा? भारत विश्व गुरु था, भारत विश्व गुरु है और भारत विश्व गुरु रहेगा। इस अनुभूति के साथ सोचना शुरू। बीच बीच में कठिनाइयाँ आती हैं, विकृतियाँ आती हैं, लेकिन उस सबको हमको ठीक करना पड़ता है। भारत विश्व गुरु का कई बार अर्थ लोग गलत लेते हैं। विश्व गुरु का अर्थ नहीं कि सारे विश्व के देशों पे हमारा राज था। हमारी जो आध्यात्मिक, सांस्कृतिक जो हमारी संस्कृति है वह उस समय सर्वश्रेष्ठ थी और विश्व उसका अनुसरण करता था। और यहाँ की शिक्षा भी, नालंदा, तक्षशिला जिसकी चर्चा आती है, वह विश्वविद्यालय विश्व के विश्वविद्यालय थे जो सारे चाइना से लेकर के बाहरी देशों के लोग उसे पढ़ने के लिए आते थे। लेकिन ध्यान है कि जब इन्होंने पिछले विदेशियों ने इसको जलाया, शायद वर्षों तक वो पुस्तकें जलती रही। इतना हमारे पास समृद्ध ज्ञान था, विज्ञान का भी ज्ञान था। विज्ञान पुष्पों के मान आज भी हम देखते हैं। बिल्कुल। क्या हम संजय का देखते हैं, आंखों देखा हाल, मीलों दूर बैठा तो टीवी नहीं, विज्ञान नहीं था तो क्या था? उससे पहले भी जाओ तो गणेश जी की जो सूंड दिखती है तो सर्जरी नहीं थी क्या? ये सारी चीज़ें
आज उसको भी छोड़ो, प्रचंड अजंता एलोरा चले जाओ, वहाँ 2324 साल हो गए, आज भी पेंटिंग वैसी की वैसी है। तो उसमें केमिकल इंजीनियरिंग नहीं थी क्या? लेकिन इन सारी बातों को बीच में जो ख़त्म कर दिया, और आज पता हो कि किसने इन्वेंशन किया, हम किसी अंग्रेज अमेरिका को बताते हैं। जब भारतीय का नाम बताएंगे तो गर्व की अनुभूति होगी कि भारत वास्तव में हर क्षेत्र में महान रहा है। ये तो अंग्रेज यहाँ से कच्चा माल ले जाते थे और उसको पका लाते थे और यहाँ को लूट मची। सोने की चिड़िया ही नहीं कहा जाता, कोई सोना नहीं था, चिड़िया कोई सोने की नहीं बनती थी, लेकिन तो समृद्धशाली थी, जिसके कारण से भारत विश्वगुरु था। तो आध्यात्मिक की दृष्टि से विश्व को आज भी शांति का संदेश, आध्यात्म का संदेश, मन की शांति का संदेश भारत ने दिया है। उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि आज जब अपने विदेशी आते हैं तो आप पुष्कर चले जाइए, आप हरिद्वार चले जाइए, इतने करोड़ अरबपति वहाँ पे मिट्टी में लौटते हुए मिलते हैं। मैंने उनसे एक बार पूछा, मैंने कहा ऐसा क्या है? कहीं आते मन की शांति मिलती है। वहाँ भोगवादी संस्कृति है, भौतिकवादी संस्कृति है, इसके कारण से वहाँ के मन की शांति नहीं। तो भारत की संस्कृति ने विश्व को शांति का संदेश भी दिया, मन का भी दिया, जिसके कारण से व्यक्ति अपने जीवन में आगे बढ़ा। और तो छोड़िए भौतिक दृष्टि से तो मोहिंजोदड़ो क्या सर्वश्रेष्ठ है। शायद विश्व को कपड़े पहनाना, बोलना, नगर कैसे बसाते हैं, ये भारत ने सिखाया। लेकिन हमारे लोग भूल गए और उसी के अंदर गुलामी के आधार पे हम लोग बढ़ते गए। तो यह है भारत के विश्व गुरु का संदेश कि जो कुछ है वह अल्टीमेटली, जैसे मैंने जीवन का उद्देश्य क्या है, शिक्षा का उद्देश्य क्या है, यदि ये इसको हम पेनिट्रेट करेंगे तो अभी मैं 4 देशों की यात्रा पे भी गया और वहाँ पे भी मैंने एजुकेशन को भी नज़दीक से देखा और इन चारों देशों के कल्चर को भी देखा। आज भी आप बाली चले जाओ तो बाली में हर घर के बाहर आपको प्रतिमा मिलेगी उनके आराध्य देव की। ये वहाँ की संस्कृति है। आज भी वो मुस्लिम कंट्री होने के बावजूद वहाँ पे रामायण का मंचन होता है। वहाँ के जो विमान सेवा है उसका नाम गरुड़ के है। तो ये सारी संस्कृति है। जापान में जाओ तो वहाँ भी है, सिंगापुर जाओ तो मुझे ये स्थिति मिली। तो ये सारी चीज़ें विश्व में हैं, लेकिन हम ही अपने आप को भूल गए तो हमको विश्वगुरु कौन कहेगा? बिल्कुल सही। हाँ, विस्मृत होते गए। तो हमको पहला काम तो यह है कि हमको हमारा पहचान करनी और अपने आप को उस पर गर्व की अनुभूति करते हुए फिर विश्व को संदेश। आज भी आध्यात्मिक संत जो है जब विदेश में जाते हैं, कितने लोग आते हैं सुनने के लिए, वहाँ का कोई आ जाए तो कोई सुनने के लिए नहीं आता। ये हमारा जीवन जो है, जिन आधार पर रहा, वो कहते हैं ना, दया से लेकर के संवेदनशीलता से लेकर के ऐसे जो समय कम है उससे सारे गुण हैं, उनको जीवन में कैसे लाए। हमारे आज भी ये भारतीय संस्कृति है कि यदि कोई व्यक्ति 5वीं पास है, 8वीं पास भी है, लेकिन वो गेरवे वस्त्र पहन लेता है तो अच्छे अच्छे कलेक्टर मंत्री उसके चरणों में नमन करते हैं। ये क्या है? ये त्याग और समर्पण के प्रति श्रद्धा का भाव, उसको डेवलप करना पड़ेगा। टीचर शिष्य का भी मानो तो उस समय उसके आश्रम में रह करके शिक्षा ली जाती थी, आज उसकी आवश्यकता नहीं है। लेकिन आज जो स्कूल के केंद्र हैं उनको वैसा बनाना कि वहाँ का आधार वही बने, प्रेरणा का वही बने। आज भी कुछ अच्छे स्कूल हैं, मैं कई बार कुछ सरकारी स्कूल भी बनने लगे हैं, प्राइवेट स्कूल भी कई लोग बने हैं, और विद्या भारती एक संगठन है उसके भी कई इस प्रकार के स्कूल हैं जहाँ बच्चे को आज भी संस्कार मिलता है। मैं एक स्कूल में गया, वहाँ का उसको भैया बहन कहते हैं तो भैया बहन कहते ही जो आज आपको महिलाओं के प्रति देखने की जो सोच प्रवृत्ति है, जिसके कारण कई समस्याएं खड़ी हुई हैं, वो अपने आप समाप्त हो जाती है। दूसरा एक मैं गुण देखा कि जन्मदिन है या कहीं और दिन है तो उस दिन आकर के एक अपने जो एक दिन के खर्ची मिलती है उनको, जेब खर्च, उसको लिफाफे बंद करके वनवासी क्षेत्र के लिए, गरीबों के लिए देते हैं। तो उस समय छोटी आयु से ही ये जो संस्कार मिलता है आगे, ये भारत में मिलेगा। बाकी तो कमाओ, वहाँ तो ये हालत है कि 18 वर्ष के बाद माँ बाप का ही पता नहीं होता कि कौन कहाँ और बच्चा कहाँ है। और इसलिए मैं टाइम्स ऑफ इंडिया में एक बार आर्टिकल पढ़ रहा था, वहाँ के 11% लोग तो लगभग मेंटली डिस्टर्ब है और 33% लोग वेस्ट की आज भी नींद की गोलियां लेके सोते हैं। जो कि मेरा भारत का व्यक्ति ठेले वाला भी है, रात को निश्चिंत होकर के सोता है, अगले दिन जो मैं कमाऊंगा उसमें। यह जो एक गुण है, इसके मूल भाव में जाओगे तो बहुत कुछ बातें हैं, लेकिन वह है भारतीय संस्कृति। वसुधैव कुटुंबकम के विश्व को के बारे में भी सोचता है हर। इवन हमारे यहाँ तो पेड़ पौधे की चिंता होती है। पीपल के पेड़ को अपन पानी देते हैं, चींटी को अपन उसको आटा देते हैं और दाना देते हैं। ये किसी और देश में नहीं मिलेगा। यही तो संस्कृति और सभ्यता है जिस कारण विश्व को संदेश मिलता है और जिस कारण बाद में बौद्ध ने तो
कई देशों में जाकर अपने ये होते हैं। स्वामी विवेकानंद जब वहाँ गए शिकागो में, बिल्कुल। जब उन्होंने कहा ब्रदर्स एंड सिस्टर, लोगों ने ताली बजाना शुरू किया। बिल्कुल सही। हम तो रोज ही कहते हैं, लेकिन उन लोगों के लिए आश्चर्य, वहाँ तो लेडीज एंड जेंटलमैन, एक लेडीज एंड जेंटलमैन कहोगे तो भाव क्या डेवलप होगा, और ब्रदर्स एंड सिस्टर कहोगे तो भाव क्या आएगा। बिल्कुल। तो यह है भारतीय संस्कृति संक्षेप में, जिसके कारण से आज निश्चित रूप से भारत के अंदर शायद को लोग कहते हैं कि औरंगजेब के ज़माने में जी लाखों मन, जनेऊ, चोटियाँ सब समाप्त की गई, लेकिन फिर भी संस्कृति को हूण आए, यूनानी आए, कोई समाप्त नहीं कर पाया। आज ये भारतीय संस्कृति उसी रूप में जिंदा है। तो मैं समझता हूँ ये भाव जो गहराई में है, यह भारत को कभी भी पीछे नहीं ले जा सकती। ये तो विश्व गुरु है और विश्व गुरु रहेगा। लेकिन हम में आत्मसात कहें, यह मेरा महात्मा, ये भाव जो है ना, बार बार बोलने से मैं यहाँ की नई पीढ़ी को, ये मुझे शिक्षा मंत्री रहते हुए एहसास कराने के जो कुछ अवसर मिले, तो मुझे लगता है इस आधार पे बात विश्व गुरु की ओर अग्रसर है। ये नहीं टेक्नोलॉजी, ध्यान से आओ, जब से मोदी जी आए आर्थिक दृष्टि में पहले हम 11वें नंबर पे थे, क्या हो गया कि 10वें पे हम जो है 4थे नंबर पे आ गए, और शायद अगले साल तक हम 3रे नंबर पे बनने जा रहे हैं। और टेक्नोलॉजी में भी कहीं पीछे नहीं है। आज टेक्नोलॉजी, ये कि पुरानी बातें तो जहाँ हैं संस्कार की वो हैं, लेकिन साथ में टेक्नोलॉजी में भी आज भारत है। जब पहले किसी ने सुपर कंप्यूटर बनाया, हम लोग विश्व से मांगते रहे कि हमको दो, जब नहीं दिया तो मेरे देश के वैज्ञानिकों ने परम कंप्यूटर बना करके उनके मुंह पे तमाचा जड़ा। कहीं ना कहीं ये आत्मनिर्भर भारत की तरफ है। आत्मनिर्भर, अब इसरो है, पता नहीं अब चांद पे अपन ने यहाँ से व्यक्ति को भेजा ही है। तो ये भारत के अंदर विज्ञान भी है, ज्ञान भी है, संस्कृति भी है, सभ्यता भी है, जीवन मूल्य भी है। इसके आधार पे हम लोग बढ़ रहे हैं। मैं समझ निश्चित रूप से भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है, और विश्व गुरु की छोटी सी विश्व ने पहचान भी कर लिया है। अपन योग को हम पहले कहते थे, लोग हमको सुनाते ही नहीं थे। जब अमेरिकन कोई योगा कहता था तो हम उसके प्रति ए लगा के आकर्षित होते थे। और 21 जून को विश्व योग दिवस मनाना शुरू किया, चाहे उसमें किसी मुस्लिम कंट्रीज या कोई भी हो। तो यह है पहचान जो हमारी गई। और आज तो मोदी जी के आने के बाद जिस तरह से विश्व देख रहा है भारत की ओर, आज रशिया भी बात करता है, यूक्रेन भी बात करता है, अमेरिका भी बात करता है, ईरान भी बात करता है, इजराइल भी बात करता है। यह है एक हमारे देश की पहचान। सारा विश्व अब हमारी ओर बढ़ चला है। मैं तो अभी अपने को महसूस हो रहा है, लेकिन मैंने लगभग 1985 में, आप नॉस्ट्रेम का भी आपने पढ़ा होगा, और साथ में एक आध महापुरुष से मैं टच में, उन्होंने 21वीं शताब्दी भारत की होगी। अब वो दिखाई दे, और वो स्पष्ट दिखाई दे रही है। किसने सोचा था कि 2014 से पहले या 2002 से पहले यह प्रकृति आएगी, कोई विश्वास ही नहीं करता था। तो भारत के साथ ईश्वरीय शक्ति भी है, दैवी शक्ति भी है, यहाँ के जीवन मूल्य भी है, और निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। सर, हमारे सुनहरे अतीत और हमारे सुनहरे वर्तमान के साथ अब हम ये देख रहे हैं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एक विकसित भारत की संकल्पना कर रहे हैं, और ये संकल्प है कि 1947 तक भारत को एक विकसित देश के रूप में प्रतिस्थापित कर दिया जाए। सर, भारत की संवैधानिक संस्थाओं की इस विकसित भारत में क्या भूमिका रहने वाली है? अगर हमारे अतीत की तरफ नजर डालें, वर्तमान की तरफ नजर डालें, तो आगे आने वाले समय में संवैधानिक संस्थाओं की इसमें क्या भूमिका रहेगी? संवैधानिक संस्थाएं, हमारे बड़े लोगों ने सोच समझ के संविधान भी बनाया, लेकिन हमने उस संविधान को उस रूप में नई पीढ़ी को समझाने का प्रयास नहीं किया। जैसे संविधान जब बना, अब 26 नवंबर को भी संविधान दिवस कई संस्थाओं ने मनाया, उस संविधान को केवल हम एक पुस्तक के रूप में या एक हमारा गणतंत्र चलाने के नियमों के बारे में यदि सोचेंगे, उसकी पुस्तक है नहीं। जब ये संविधान तैयार हुआ तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि इसके अंदर जीवन मूल्य, संस्कृति और सभ्यता का पूरी तरह समावेश नहीं हुआ है। तो फिर उसमें यदि दोबारा लिखते तो शायद समय लगता। तो आप जो 22 अध्याय हैं, प्रत्येक अध्याय के ऊपर यदि चित्र बनाए गए, वह चित्र अपने आप में अपनी संस्कृति, जीवन मूल्यों का प्रतीक है। भगवान राम का भी है, जिसके पुत्र कैसा हो, सब बातें उसके राम के नाम आते ही सब कुछ आ जाती हैं। कृष्ण का भी है, किस प्रकार से दुष्टों का कृष्ण की नीति भी है। मोहनजोदड़ो का भी है। विक्रमादित्य का शासन कितने प्रकार का निष्पक्ष हो सकता है। या आज भी कहीं बैठते हैं हम लोग तो कहते हैं विक्रमादित्य का शासन है, सिंहासन है। इस प्रकार की उनकी पहचान। तो संविधान श्रेष्ठ है, लचीला भी है। उस संविधान को जो पालन कराने वाले लोग हैं, जो हमारी संस्थाएं, यदि ये सब एक मन में धार लें
तो मैं सब कुछ अच्छा है, लेकिन धीरे धीरे जो डाइल्यूशन आया है उसके कारण से कठिनाइयाँ खड़ी हुई हैं। अपनी जो संस्थाएं हैं, सबसे बड़ा संविधान है, विधायिका है, लोकसभा है, राज्यसभा है, विधानसभा है, विधान परिषदें हैं, ये सारा एक सिस्टम गणतंत्र का कि यह संविधान जनता के लिए, जनता के द्वारा जनता का है। यह अनुभूति वास्तव में इसको व्यवहार में लाने की आवश्यकता है। आज मोदी जी भी उसी संविधान के अनुरूप ही काम कर रहे हैं, पहले वाले भी संविधान के अनुरूप थे। वो किस तरह से करते हैं उस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। इन संस्थाओं का बहुत बड़ा योगदान, यानी कि हमारे समृद्ध संस्कृति, हमारे समृद्ध इतिहास और हमारे समृद्ध संविधान के साथ हम उम्मीद कर सकते हैं कि 2047 तक, जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री जी की संकल्पना है, हम भारत को एक बहुत ही विकसित राष्ट्र के रूप में देख सकेंगे और ये विकास की संकल्पना साकार होगी। निश्चित रूप से आप और हम अपने जीवन में, ये तो मैं तो कई बार कहता हूँ, विकसित भारत देख के ही दुनिया से हम लोग जाएंगे। इस प्रकार का सोच संकल्प, क्योंकि जिस प्रकार से भारत चल पड़ा है जी, और चाहे वो शिक्षा, अब नई जैसे शिक्षा नीति आई, नई शिक्षा नीति उसी का समावेश है। बिल्कुल। हम ये दुनिया से हम दूर नहीं जा रहे हैं, दुनिया की टेक्नोलॉजी को देश के उस वातावरण में उसको हम लोग डाल रहे हैं। आज वैदिक गणित आ रही है, जो वैदिक गणित पढ़ने से और सरल है। तो सारी चीज़ों को लाना, तो आपका लीडरशिप जो आपने पहले पूछा था जी, लीडर कैसा है उस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। आज हमको लीडर अच्छा मिला है जो देश को आगे ले जा रहा है, तो विकसित भारत का संकल्प है। एक तो लीडर, उसकी फिर शैली, उसको फिर उसकी धुन सवार करने की, एक कई क्वालिटीज़ होती हैं लीडरशिप में जो करते हैं। और आज हम सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे लीडर अपने को मिला है और वो भारत को बढ़ा रहा है जी। और अगर सौभाग्य की बात कहें तो हम भी इस मामले में काफ़ी सौभाग्यशाली हैं कि आप जैसी एक शख्सियत इस समय राजस्थान विधानसभा के स्पीकर के पद पर हैं। हम ये काफ़ी कुछ समय से हम जान रहे हैं कि राजस्थान विधानसभा में बहुत से ऐसे नवाचार किए गए हैं कि आज राजस्थान विधानसभा पूरे देश की एक अनूठी विधानसभा बन रही है। समय समय पे हम देखते हैं आप छात्रों को बुलाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उन्हें जानकारी देते हैं। किस तरह से जो नवाचार आप लेकर आए, इनका समावेश कर रहे हैं, कि किसने आपको कैसे प्रेरणा मिली? और आप बता रहे हैं कि लगातार हम आगे बढ़ रहे हैं, समय के साथ चल रहे हैं, मूल्यों को भी हमने अपने अंदर संजो के रख रहा है। किस तरह से सर ये जर्नी रही है? जैसे मुझे जब शिक्षा मंत्री था तब तो नवाचार करने का अवसर मिला। मुझे कहा यहाँ करते हो आप क्या कर सकते हो, संवैधानिक संस्था है। मैंने कहा यहाँ भी करेंगे। तो सबसे पहले जब ध्यान आया कि हमारी एक डायरी छपती है जी, डायरी साधारण अंकों के आधार पर छपती है, महीने के तारीखें ये हैं, एड्रेस ये हैं, टेलीफोन नंबर ये है, वही जनवरी फरवरी जी। तो मैंने शायद राजस्थान की पहली ये असेंबली होगी जिसने इसको चैत्र शुक्ल एकम से हमने डायरी छपवाई। अच्छा, भारतीय नववर्ष की शुरुआत की, भारतीय नववर्ष से छपी। तो उसके कारण से ये अभी नई पीढ़ी को, बाकी लोगों को जानकारी में आया। फिर इसके अंदर जो चित्र रहते थे, अधिकांश चित्र केवल हमारे रहते थे, अध्यक्ष के साथ जुड़ी हुई गतिविधियों के या बाकी कुछ चीज़ें। तो प्रत्येक महीने के फ्रंट पे पहला चित्र किसी न किसी महापुरुष का होगा जी। जैसे अप्रैल है, 14 अप्रैल बाबा अम्बेडकर का है, तो अप्रैल में बाबा अम्बेडकर का चित्र। मई आया तो महाराणा प्रताप का चित्र, जून आया भारत माता का आया। इस तरह से 12 के 12 चित्र उस प्रकार से हर दिए तो खोलते लगे। तो एक प्रकार मुझे लगा कि चलो यहाँ भी कुछ चीज़ें शुरू की जा सकती हैं जी। वो हमने की। उसी प्रकार कैलेंडर में जो दीवार पे कैलेंडर लगाते हैं जी, उसमें केवल हम लोगों के चित्र होते थे जी। उसमें महापुरुष का चित्र, वो भी मैंने देश का 6 हमारे होंगे, 6 उनके होंगे, ये महापुरुष होंगे, ऋषि दयानंद से लेकर के भगवान महावीर और पृथ्वीराज चौहान, इन सब के उसमें चित्र दिए। तो आज मुझे ध्यान है कि मुझे कुछ स्पीकर्स के पत्र आए, हम भी अगले साल इस प्रकार की डायरी छपवाएं। तो अपना जो उद्देश्य था काफ़ी कुछ हद तक हम उसमें आगे बढ़े। तो ये ऐसा परिवर्तन होता है। फिर हमारा नीचे म्यूज़ियम है जी। अब तक म्यूज़ियम केवल लिमिटेड लोगों के लिए आना जाना था जी। मुझे लगा कि इसके लिए कुछ किया जाए, तो एक जन दर्शन म्यूज़ियम को लिए कार्यक्रम शुरू किया जी। उसके तहत हमने गेट अलग करके, गेट अलग ही था, उससे आना शुरू किया। और इसके लिए मैंने शिक्षा विभाग का सहयोग लिया, स्कूल शिक्षा का वहाँ से टीमें आए, पर्यटन विभाग से सहयोग लिया कि पर्यटक जो आते हैं ब्रोचर में हमारे म्यूज़ियम का जिक्र करें। तो उसके वो लोग आने लगे और पिछले लगभग कुछ दिनों में 7-8 हज़ार लोग इस छोटे से अंतराल में देख चुके हैं। अब विद्यार्थियों की टीमें आने लगी, चार्टर अकाउंटेंट भी आने लगे, RS भी आने। उसे सन 1952 से लेकर के आज तक का राजस्थान का इतिहास
स्पष्ट हम, चाहे वो ऐतिहासिक है, चाहे आर्थिक है, चाहे सामाजिक है, सबका उसमें भौगोलिक है और उन्नति का सारा व्यवधान है हर सरकार के समय। अब उसमें मुझे लगा कुछ चीज़ें परिवर्तन की जाए जी, जैसे उसमें लगा कुछ महापुरुषों के या स्वतंत्रता सेनानियों के हैं, लेकिन इसको और एडिशन किया जाए। जी, राजस्थान के अंदर कोई आज़ादी का आंदोलन तो अभी शुरू हुआ, उसमें राजस्थानियों ने खूब कंट्रीब्यूट किया जी। है और पुराने लोगों ने उसको प्रदर्शित किया, लेकिन उसके पहले भी क्या 1857 के समय क्या कोई राजस्थानियों का कंट्रीब्यूशन था क्या? वैसे तो महाराणा प्रताप से शुरू हुआ, पृथ्वीराज चौहान का रहा, इन सब के चित्र भी वहाँ पे हमने गैलरीज बनानी शुरू की। इसको आपने इस जो संग्रहालय की आपने बात की म्यूजियम की, इसको डिजिटल म्यूजियम कहा जाता है। तो इसमें तकनीक का समावेश किस तरह से किया जाए? जैसे आपने बताया कि महापुरुषों के चित्रों का, आपने इतिहास का वर्णन किया गया, डिजिटल सहायता किस तरह से लेंगे? वहाँ पे चाहेंगे तो आपको 5-5, 10-10 मिनट के छोटे छोटे को आपको टीवी पे की तरह आपको पूरा दृश्य देखने को मिलेगा। इतिहास ही मिलेगा तो डिजिटल आपको आर्थिक उन्नति हुई तो 1952 में राजस्थान कैसा था, 5-7-57 में शासन ने किया, सारे महापुरुषों के उसमें फोटो भी हैं, उसको चित्रण उसका लगातार डिजिटल उसको आप देख सकते हैं और भौगोलिक ऐतिहासिक सबका उसमें प्रदर्शित किया है। और अभी जैसे मैंने बताया कि आपको संविधान गैलरी, मैंने विधानसभा के अंदर गैलरी को बनाया, उसमें सारे 22 चित्र, जिसमें जो चित्र उसमें संविधान दिए वो भी और पीछे उसके नीचे जो विवरण है उसको उसमें रखा है। तो उसको भी डिजिटल हम लोग कर रहे हैं, अभी उसका उद्घाटन किया, अभी और भी इसके अंदर प्रयोग हम कर रहे हैं कि लगातार यह म्यूजियम आने वाले को हमारे राजस्थान का वो प्रेरणादायी और गौरवशाली इतिहास की अनुभूति करे और आर्थिक दृष्टि से ऐसे हर सरकारें आती है अपना अपना काम करती है, उसको भी उससे भी रहे कि 52 के बाद 57, 62 जो भी आई और आज की स्थिति भी क्या है, हर सरकारें जनहित के काम करती है, उसको देखे करना। ये जो डिजिटल म्यूजियम है, क्योंकि जैसा कि आपने बताया कि इतना प्रेरणादायी है और इतना ज्ञानवर्धक है, क्या आम दर्शक और ख़ासतौर पर जयपुर में आने वाले जो बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं, और इस समय तो सर्दियों के समय में तो पर्यटकों की एक तरीके से बहुत बड़ी संख्या आती है, वो पर्यटक क्या इस विधानसभा म्यूजियम से जुड़ सकते हैं, उसका दर्शन कर सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं, केवल हमको एक दिन पहले जानकारी दे दें ताकि हम यदि ज़्यादा संख्या हो तो समूहों के रूप में उनके टाइम हम निर्धारण कर सकें। वहाँ बताने वाले भी लोग हैं और वहाँ पे हमने 10-12 लोगों को नियुक्त कर रखा है, उनको विस्तार से उनकी जानकारी भी देंगे और उसको देखने में कम से कम 1-1.5 घंटा लगता है। आए धीरे धीरे इसमें और कुछ गैलरीज बनाते हुए हम सोचते यह म्यूजियम एक आदर्श म्यूजियम बने, हर प्रकार के राजस्थान के बारे में जानकारी दे, हमारा गौरवशाली इतिहास भी बताए, आर्थिक उन्नति बताए और आधुनिक में भी जो कुछ हो रहा है उसको भी बताएं। तो कोई भी पर्यटक भी आ सकता है, स्थानीय व्यक्ति भी आ सकता है, लेकिन व्यवस्था सुरक्षा की दृष्टि से अपना आधार कार्ड और वो जो लेकर के हम उनको अनुमति देते हैं और अच्छा आने लगा है। मैं समझ जो रेस्पॉन्स आ रहा है वह अच्छा है, नहीं तो केवल बंद एक पड़ा रहे, ऐसे कई स्थान अपने यहाँ भारत में और राजस्थान में कोई कमी नहीं है प्राचीन, इवन मैं कहता हूँ हवेलियाँ भी पड़ी हैं, लेकिन उसको कितना इन चीज़ों को पब्लिसाइज करें। मैं समझता हूँ आप लोग भी इसके माध्यम से आम जन को इसको देखने के लिए यदि उनकी जानकारी दे सकेंगे, प्रेरित कर सकेंगे, तो मैं समझता हूँ इसका पूरा सदुपयोग भी होगा और हमारा नई पीढ़ी का भी इसमें आगे विकास हो सके। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात कही सर आपने। तो जो भी दर्शक हमसे जुड़े हैं, हमारा दूरदर्शन के माध्यम से आप सभी से ये निवेदन है कि आप ज़रूर जाएं, संविधान दीर्घा को देखें, समझें, राजस्थान को समझें, संस्कृति को समझें, भारत को समझें, जिससे कि आप लगातार आगे बढ़े, आपका भी विकास हो और आपको गर्व हो कि कितना महान है हमारा भारत, कितनी महान है इसकी संस्कृति और कितना कुछ हम इससे सीख सकते हैं। सर, जब हम आपके कार्यप्रणाली की भी बात करते हैं उसमें भी हमें इनोवेशन देखने को मिलता है। पेपरलेस की बात आपने की है और आजकल हम सब प्रकृति को संभालने की बात करते हैं, हम बहुत सारी एनवायरमेंटल चेंजेस की बात करते हैं, प्रधानमंत्री जी भी इसके बारे में लगातार लोगों को भी जागरूक करने की कोशिश करते हैं। पेपरलेस का कार्यप्रणाली, पेपरलेस बनाए जाने की तरफ विधानसभा को पूरी तरह पेपरलेस बनाए जाने के संबंध में क्या प्रयास किए गए? आज के वातावरण में नई टेक्नोलॉजी आ गई है जिसके आधार पर पेपर भी धीरे धीरे हम सोचें, ऐसे कई वन कटते हैं, दूसरे पर्यावरण की दृष्टि से भी पेपर का उपयोग न्यूनतम किया जाए, उससे ध्यान आया कि इसको पेपरलेस बनाया जाए। तो पेपरलेस में एक वन नेशन वन एप्लीकेशन, उसके आधार पर हम लोग आगे बढ़े। उसका एक प्रोजेक्ट है
प्रारंभ में शायद पिछले कुछ वर्षों से ये अभियान शुरू तो हुआ, लेकिन राजस्थान में मुझे जैसे ध्यान आया, इसमें केंद्र सरकार भी सहयोग करती है। 60% केंद्र सरकार देती है, 40% स्टेट का होता है। तो उसके आधार पर हमने इस प्रोजेक्ट का, नीवा प्रोजेक्ट उसका नाम है, जिसको हमने शुरू किया। और अब लगभग इस स्थिति में पहुँचे हैं कि जनवरी के में जब हमारा सत्र शुरू होगा वह पेपरलेस होगा जी। उसके अंदर प्रत्येक विधायक की टेबल पर एक आईपैड होगा, टैबलेट होगी, जिसके आधार पर उसी से ही वो काम करके, और कहीं उसको पेपर लाने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन भी उसी से पूछ लेगा और उत्तर भी उसे मिलेगा, कोई विधेयक है उसे पढ़ लेगा। धीरे धीरे परसों ही मैं लोकसभा के स्पीकर के पास था, वहाँ कई सॉफ्टवेयर उन्होंने किया, इवन एक साथ हम 4 भाषाओं में जिसमें सुनना चाहें वह उसमें किया जा सकता है। तो उन्होंने कहा है कि मैं अपनी टीम भेज रहा हूँ आपकी विधानसभा में, जिसके आधार पर आपके उनके सहयोग करके हम हमारी विधानसभा को पूरे देश की सर्वश्रेष्ठ विधानसभा बनाने में हम लोग सफल होंगे। बहुत बढ़िया, ऐसा उनके सहयोग से अग्रिम होंगे। शुभकामनाएं हैं, बहुत बढ़िया बात है। और जो आपने बात और उसमें भी एक प्रयोग किया आपके बाद, जी। जो चूंकि वायरिंग की तो सारा कारपेट वगैरह सोफे चेंज करें, तो गुलाबी नगरी का उसको गुलाबी क्या बात ही रंग दिया है। अच्छा। नीचे कारपेट भी गुलाबी है और सोफे का भी कलर गुलाबी। तो एक तरह रखा कि हम गुलाबी नगरी में जी। एक गुलाबी दृश्य हम देख पाएंगे। और पेपरलेस, हाँ ये ज़रूरी है कि सबको उसका भी अनुभव नहीं होगा, कुछ मुझे भी सीखने की, जानने की, अभ्यास करने की आवश्यकता होगी, तो हम लोग करेंगे। प्रारंभ में उनका ट्रेनिंग भी करेंगे और उसके साथ 10-20 लोग ऐसे भी विधानसभा में हम तय करेंगे कि जो सीट पे जाकर के विधायक को सहयोग करे। वो धीरे धीरे 5-6 महीने में जो अभ्यास में हो जाएगा, तो उसके बाद मैं समझता हूँ कि ये टेक्नोलॉजी जो आज कुछ विधानसभाओं में है, लोकसभा में है, उस सब को हम राजस्थान में भी इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। तो ये बहुत बड़ा हमारे लिए उपलब्धि होगी। सर, ई विधान राजस्थान विधानसभा की एक बहुत ही अनूठी पहल है। ये ई विधान क्या है और ये किस तरह से राजस्थान विधानसभा को बाकी विधानसभाओं से अलग स्थापित करता है? देखो, ई विधान मूल रूप से ये सारा एक तरह से पेपरलेस भी उसका अंग है, और साथ में अन्य एक्टिविटीज़ भी हम इस प्रकार की, जैसे ई कॉमर्स आया, ई विधान आया, सारी चीज़ें उसके अंदर हमको उपलब्ध होंगी। और इसके कारण से समय तो लगेगा इसमें थोड़ा सारे। अब हमारे पास जो चीज़ें उपलब्ध हैं, सन 52 से लेकर के हम किसी को भी उसमें दे सकते हैं घर के लिए। इवन जो भाषण करते हैं, पहले तो सत्र समाप्त होने के बाद देते हैं, अब उसको पेन ड्राइव में हम उसको तुरंत उसी दिन शाम को दे देते हैं, ताकि अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में जाकर के उसका काम करें। तो इस प्रकार के नई नई चीज़ें जो तुरंत हो जाए वो हम दे पा रहे हैं लोगों को। सारे इतनी पुस्तकें हम लोग देते हैं, जाके वो पढ़ नहीं पाते, तो सारा अब उसके टेक्नोलॉजी के आधार पे उसके कंप्यूटर में यदि डाउनलोड वो करेगा तो उसे मिल जाएगी। इस प्रकार के प्रयास हम लोग जी। एक प्रश्न आपकी भूमिका के संबंध में हमारे मन में कई बार आता है कि अक्सर हम ये जो विधानसभाओं की जो कार्रवाई देखते हैं, लोकसभा की कार्रवाई भी देखते हैं, जो स्पीकर का पद जो होता है वो एक तरीके से जैसे क्लासरूम में एक टीचर का या एक मॉनिटर का होता है कि माननीय सदस्य शांत रहिए, माननीय सदस्य शांत, बैठ जाइए, बैठ जाइए, किसी पार्टी का नहीं होता, वो करने दीजिए, ये रोल रहता है। क्यों ऐसा होता है और पक्ष और प्रतिपक्ष के बीच में ये जो समन्वय और सौहार्द बढ़ाने की दिशा में क्या किया जा सकता है? देखो, समय हमेशा परिवर्तनशील है जी। मुझे ध्यान है कि जब देश आज़ाद हुआ जी, लोकसभा को तो हम देखते ही थे, रुचि होने के कारण। उस समय एक वातावरण अलग था। उसमें प्रकाश भाई शास्त्री, महावीर त्यागी, मधुलिमे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ऐसे विरोध पक्ष के लोग भी, जिनके पीछे संख्या बल न था, जो कोई बोलते थे, उसका प्रभाव पूरी लोकसभा और विधानसभा में रहता था। यहाँ भी शुरू में सुखाड़े जी रहे, फिर भैरव सिंह जी रहे, उस समय के दृश्य एक थे। लेकिन धीरे धीरे समाज में जिस प्रकार का परिवर्तन आया है, यदि मैं कहूँ डायल्यूशन आया है, तो शायद अतिशयोक्ति नहीं होगी। उस डायल्यूशन का प्रभाव समाज के हर क्षेत्र में पड़ेगा। उस समाज का क्षेत्र का प्रभाव राजनीति में भी आएगा। उसी में से तो राजनीति में कोई व्यक्ति चुनाव लड़ता है और जीत करके वहाँ आता है जी। तो वह जो सामाजिक वातावरण है, जो राजनीतिक वातावरण है, और उस वातावरण का असर आज के लोकसभा और विधानसभा के सदस्यों पर भी आ रहा है जी। और हम कई बार बच्चों को भी देखते हैं, घर में भी वातावरण नहीं रहा। हाँ हाँ। पहले घर में अपन जिस प्रकार से पिताजी के समय रहते थे, आज के बच्चे, तो वैसा संचालन, वैसा प्रयोग घर के से माता पिता को थोड़ा सा चेंज करना पड़ रहा है।
एडजस्ट करना पड़ रहा है, उसी तरह का इस क्षेत्र में भी एडजस्ट करने की आवश्यकता है, जो हम लोग प्रयास करते हैं, कर रहे हैं। और उसमें भी जैसे मुझे कई बार अनुभव आया कि मैंने सर्वप्रथम यहाँ पे ऑल पार्टी मीटिंग, जो कभी राजस्थान में विधानसभा सत्रों से पहले नहीं हो पाई, उसको शुरू किया। हम 1-2 दिन पहले के आपस में सलाह मशवरा करें कि भाई क्या विषय आने चाहिए और हम एक दूसरे को सहयोग करेंगे, उस प्रकार प्रयत्न करते हैं। लेकिन उसका असर कई बार लगता है, कुछ तो होता है, नहीं कई बार होता है उसका कोई, लेकिन हम एक प्रयास लगातार ऐसे में जब ऐसी स्थिति बनती है तो सर हमें कहीं ना कहीं आपके रूप में एक सख्त हेडमास्टर सामने दिखाई देता है। नहीं, मेरे से पूछा अभी जब अभी पिछला सत्र था, जी जी जी, उसमें मेरा तो एक तरह से पहला ही सत्र था अध्यक्ष के रूप में। हालांकि मैं यहाँ पे 3 रोल अदा कर चुका, कॉलेज में जब था तो प्रिंसिपल के रूप में रह चुका, यहाँ जब विपक्ष में था तो विपक्ष के सदस्य के रूप में भूमिका अदा की, 2 बार मंत्री रहा तो सत्ता पक्ष के रूप में भी मेरे को अनुभव था। तो उसका आधार मैंने एक ही बात पाई कि डेडलॉक तो आएंगे जी। अब डेडलॉक को किस तरह समाप्त करना जी, उसमें यदि आप डेडलॉक होने दो, शांत रहो तो चलेगा, लेकिन अल्टीमेटली सारे डेडलॉक का हल संवाद है। तो जैसे कोई समस्या हुई तुरंत स्थगित करके अपने चैम्बर में बुला लो, चर्चा कर लो, आप क्या चाहते हो, आप क्या चाहते हो, उसमें हल निकाल लो तो व्यक्ति संतुष्ट हो। एक बात और आपसे, क्योंकि हमारे पास समय कम है, 1-2 चीजें आपसे और हम जानने का लोभ समरण नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, आपकी एक विचारधारा रही, एक विधानसभा के स्पीकर बनने से पहले आप विधायक भी रहे, बाद में मंत्री भी रहे, किसी न किसी पार्टी और विचारधारा से आप जुड़े रहे। लेकिन जैसे ही आप स्पीकर बनते हैं, ना आपकी कोई पार्टी होती है, ना आपकी कोई विचारधारा होती है, आप दोनों पक्षों के लिए सर्वमान्य अध्यक्ष होते हैं। ऐसे में अपनी विचारधारा और ये जो संवैधानिक पद के बीच में तालमेल और सामंजस्य कैसे बैठाते हैं? देखो, संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति की विचारधारा तो होती है, हमने क्यों विचार शून्य है ऐसा कहना गलत होगा। और उसका किसी न किसी पार्टी का सदस्य के रूप में चुन करके विधानसभा में आया है जी, और 5 साल बाद यदि उसको चुनाव लड़ना है तो भी उसी पार्टी के पास वो जाएगा। उसमें एक ही है उसका कि जब वो सदन के संचालन करता है जी, वह कुर्सी विक्रमादित्य की कुर्सी है जी, वहां पे वह निष्पक्ष रूप से वो न्याय की पीठ हो जाती है। न्याय की व्यवस्था के अनुसार जो सही है, क्यों हमारे यहाँ विधानसभा में कोई मर्यादाएं बनी हुई हैं, कोई नियमावली बनी हुई है, कुछ परंपरा बनी हुई है, उन तीनों का सही रूप में यदि आप निष्पक्षता से आंकलन करते हो तो किसी पक्ष को कोई शिकायत नहीं होती। उस आधार पर संचालन करना उस स्पीकर का दायित्व होता है। मैं समझता हूँ उसका मैं काफ़ी कुछ प्रयत्न करता हूँ। हाँ, ये पक्ष वाला भी गलती करता है तो उसको भी थोड़ी डांटते हैं, पक्ष का करता है उसको भी करते हैं, जो अधिक करता है उसको अधिक डांट पड़ती है। ये घर में भी होता है, घर में 4 पुत्र हैं, पुत्रियाँ हैं, परिवार बड़ा है तो उस पर निर्णय अपन करते ही हैं। ये थोड़ी एक ही का अपन जो है पक्ष लेंगे, लेकिन ये ज़रूर है कमज़ोर है उसकी भी लेते हैं, और बच्चा को कमज़ोर वर्ग को दूध ज़्यादा पिलाना है तो उसको पिलाते भी हैं, फल भी उसको देते हैं, कई बार काम भी उसको उतना ही बताते हैं जितनी उसकी क्षमता है। ये सारी चीज़ें, यह भी एक परिवार है। उस परिवार के रूप में यदि आप संचालन करोगे, बात करोगे, विचार करोगे, और उसमें भी अनौपचारिक संबंध बहुत काम आते हैं। हम केवल ऑफिशियल क्लास में गए और क्लास बोर्ड पढ़ाया, सदन में गए, कुर्सी पर बैठे, नियम बैठो उठो, उसकी तुलना में उसमें भी और उसके बाद भी आपका रोल उनको विश्वास भी लेना, चर्चा करना, संवाद करना, वो इन सब लेते हैं। तो इन सारी बातों को हम डाइल्यूट करके एक सफल संचालन करने तो आएंगे। उसका समाधान कैसे करोगे? जैसे मैंने तो एक विद्यार्थी जीवन का एक एग्जाम्पल, मैं एक बार जब प्रिंसिपल था, मेरे पास बच्चे आए, सब डेट आगे बढ़ाओ, फीस जमा, मैंने कहा नहीं बढ़ाऊंगा तो हम हड़ताल करेंगे। तो आज तक मेरे समय हुई नहीं थी। मैंने कहा क्यों करोगे? कि घर से फीस नहीं आई है इसलिए हम जमा नहीं कर। मैंने अपनी जेब में से 9 विद्यार्थियों को निकाल के पैसे दिए, तुम अकाउंट्स में जाके अभी जमा कराओ और जब घर से एमओ आ जाए तो लौटा देना। 9 विद्यार्थियों ने सप्ताह भर के अंदर मुझे लौटा दिए। यदि मैं उस समय अड़ता, वो तो हाउ टू प्रॉब्लम, इसका कोई ब्लूप्रिंट नहीं कर सकता। परिस्थितियाँ कैसी हैं, आपकी मंशा क्या है, उस अनुसार उसका हल निकालना। यदि ये प्रयोग हम हर जगह, घर में भी करेंगे, नौकरी पे भी करेंगे, सदन में भी करेंगे, तो समस्या न्यूनतम होगी और सदन अच्छी तरह चल जाएगा। अब समय है कि, क्योंकि वैसे तो चर्चा इतनी अच्छी चल रही है और इतनी रोचक और प्रेरणादायी बातें सुनने को मिल रही हैं कि मन नहीं करता कि कार्यक्रम को समाप्त करें, लेकिन समय की अपनी मर्यादाएं होती हैं। शालू, बिल्कुल। और इसी के साथ में एक बार फिर से हम अपने अति विशिष्ट, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अवसर दिया अपनी बात रखने का। जी,
हमारे से बात करने के लिए, हमें प्रेरणा देने के लिए और बताने के लिए कि हमारा याद दिलाने के लिए कि हमारा भारत कितना महान है, हमारी संस्कृति कितनी महान है। और एक बार फिर से हम सभी दर्शकों से भी निवेदन करना चाहेंगे कि ज़रूर आएँ, म्यूज़ियम देखें, लाइब्रेरी देखें, समझें अपने आप को, अपने देश को, अपने संस्कारों को। और इसी निवेदन के साथ में आपसे लेते हैं हम इजाज़त। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।